राजा विक्रमादित्य कड़ी मेहनत करने के बाद एक बार फिर बेताल पच्चीसी को पकड़कर फिर से अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और बेताल पच्चीसी एक बार फिर एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल पच्चीसी कहते हैं कि कई साल पहले की बात है। एक राज्य में मंडलिक नाम का एक राजा राज करता था। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी और एक लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चंडवती और उनकी पुत्री का नाम लावण्यवती था। कुछ समय बाद जब लावण्यवती बड़ी हुई तो उसके विवाह का समय निकट आ गया। अतः राजा मांडलिक के निकट संबंधियों ने छल से उसके राज्य को हड़प लिया। राजा और उसके परिवार को राज्य से निकाल दिया गया। अब राजा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर दूसरे देश को चला गया और उस देश का नाम मालव था, जो उनकी पत्नी चंडवती के पिता का राज्य था। बहुत देर तक चलने के बाद जब रात हो गई थी और उसे उस जंगल में रात बितानी पड़ी, राजा ने पत्नी और बेटी से कहा, तुम जाओ और इस जंगल में कहीं छुप जाओ, क्योंकि इस जंगल में कई खतरनाक जानवर और पक्षी हैं और ये क्षेत्र मीलों का क्षेत्र है। वो रात में हम सबको परेशान कर सकते हैं। राजा की सलाह के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी जंगल में छुप जाते हैं। उसी समय भील राजा उन पर हमला करने के लिए कहीं से आता है। राजा अपनी बहादुरी दिखाता है और भील से लड़ता है, लेकिन अंत में मर जाता है। भीलों पर जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी बाहर आती है तो उसे अपने पिता और अपने पति को मृत पाती है। राजा के शव को देखकर दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी अपने पति और पिता की मौत का शोक मना रही होती हैं, लेकिन उसी समय चांद सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे को लेकर वहां से जा रहा होता है। तो वो उन महिलाओं के पैरों का निशान देखते हैं और ये कहकर साहूकार अपने पुत्र से कहता है, यदि ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लो। पिता की बात सुनकर बेटा कहता है, पापा छोटे पैरों की उम्र में भी छोटे होंगे, इसीलिए मैं छोटी टांगों वाली से शादी करूंगा। तुम बड़े पैर वाली से शादी कर लो। साहूकार शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटे के बार बार अनुरोध के बाद भी वो मान जाता है। वो दोनों बड़ी उत्सुकता से उन पद चिन्हों के अनुसरण करते हैं और दोनों महिलाओं की खोज में लग जाते हैं। दोनों औरतें खोज कर उस तालाब के पास पहुंच जाती हैं जहां उन दोनों खूबसूरत महिलाओं को उनके द्वारा देखा जाता है। साहूकार आगे बढ़ता है और महिला से उसका परिचय पूछता है तो वो कहती है, मेरा नाम चंडवती है, और वो उसे अपनी पिछली सारी बातें बताती है। रानी चंडवती की कहानी सुनकर साहूकार दोनों महिलाओं को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संजोग से रानी चंडवती के पैर छोटे और पुत्री लावण्य के पैर बड़े होते हैं, इसीलिए साहूकार के पुत्र का विवाह रानी चंडवती और साहूकार की पुत्री का लावण्यवती से होता है। उन दोनों के बाद कई बच्चे होंगे। बेताल पच्चीसी पूछते हैं राजा विक्रमादित्य से कि बताओ, माँ बेटी के बच्चों के बीच क्या रिश्ता होगा। इस प्रश्न से राजा विक्रमादित्य भ्रमित हो जाते हैं। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी उसे सही जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो चुपचाप चलता रहता है। ये देख बेताल पच्चीसी से कहता है कि राजन, तुम मुझे उत्तर ना दो तो कोई बात नहीं, मैं आपके साहस और सहनशक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वादे के मुताबिक मैं आपके साथ शमशान घाट तक चलने को तैयार हूँ। आप मुझे शमशान में उस योगी के पास ले जा सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है कि जब योगी को मेरे सामने झुकना पड़े और जैसे ही वो मेरे सामने झुके, तुमने अपनी तलवार से मेरा सिर काट दिया और फिर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। दूसरी ओर यदि आप उसका सिर नहीं काटोगे तो योगी आपका बलिदान करेगा और सिद्धि प्राप्त करेगा। ये कहकर बेताल पच्चीसी चुप हो जाता है। तब राजा विक्रमादित्य योगी के पास पहुंचते हैं। तो रिश्ते का क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य और बेताल की एक अद्भुत कहानी का अंत होता है। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें कभी भी सच्चाई जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हमें किसी भी चीज़ के निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है। ये हमें बाद में बहुत परेशान कर सकती है।